अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया है लिपिनकॉट और कैटजिन बुक से, जो कि है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम लोग लिपिनकॉट बुक से और कैटजिन दोनों को मिला के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पूरी चैप्टर को कवर करेंगे, वीडियो बाय वीडियो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाली है, क्योंकि हम जो है बहुत सिंपल अल्फाज में आपको समझाएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक दफ़ा आप हमारे सारे लेक्चर देखोगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने फार्माकोडायनेमिक के लेक्चर अपलोड किए हैं पूरे चैप्टर के चैनल पे, जो कि आप जाके देख सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब आपको नर्वस सिस्टम का पता होगा, आपको ये पता होगा कि न्यूरॉन किसे कहते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और न्यूरॉन के जो पार्ट्स हैं उनके हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो जब आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता हो जाए, आपको नर्वस सिस्टम का पता हो, तो उसके बाद ही आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की समझ आएगी। तो हम लोग पहले थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, और फिर हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। यानी कि काफ़ी सारी न्यूरॉन्स या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स या बंडल ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बना दे। इस कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स को हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। क्लियर हो गया। अब ये जो बंडल या नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, इसमें हर न्यूरॉन का अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है, और मतलब हम देखेंगे कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, उस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जो पार्ट्स है अलग अलग, उन पार्ट्स का क्या फंक्शंस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। स्ट्रक्चर समझने से पहले आप ये समझो कि न्यूरॉन होता क्या है। बेसिकली न्यूरॉन एक सिंगल स्पेशलाइज्ड सेल होता है। ठीक है, सिंगल सेल होता है न्यूरॉन। दूसरी तरफ आपके पास होता है नर्व। नर्व क्या होता है? नर्व आपके पास बंडल ऑफ न्यूरॉन्स को हम नर्व कहते हैं। ठीक है, वाइवा में एग्जामिनर पूछता है कि नर्व में और न्यूरॉन में क्या फ़र्क है, तो न्यूरॉन सिंगल सेल होता है, जबकि जो नर्व है वो आपके पास बंडल ऑफ न्यूरॉन्स को हम कहते हैं। क्लियर हो गया डिफरेंस। अच्छा, अब न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन सिंगल सेल तो है, बट न्यूरॉन आपके पास बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है नर्वस सिस्टम बनाने का। ठीक है, जिस तरह अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स बनाने के ना, तो उसी तरह आपके पास जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो कि मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन का है, न्यूरॉन बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, या फिर हम इसको स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे इसके सेंटर में, ये इस जगह पे जो मैंने लेबल किया, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में इस न्यूरॉन का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, उसके बाद जिस जगह पे न्यूरॉन लोकेटेड है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके पास जो ब्रांचेस निकली हुई है ना सेल बॉडी से, इन ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये डेंड्राइट्स है। और इसके बाद हमारे पास ये जो लंबी सी ये सेल बॉडी से जो ब्लू लाइन स्टार्ट है आई है यहाँ तक, इस जगह तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ब्लू लाइन है ये है एक्सॉन, ये पूरी जो लाइन है। ठीक है, अब इस एक्सॉन के ऊपर जो ये रेड बॉक्सेस मैंने बनाए हुए हैं ये है माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट ने इस एक्सॉन वाली लाइन को क्या किया है? सराउंड किया है, कवर किया है माइलिन शीट ने। यानी कि माइलिन शीट जो है वो इसके ऊपर चढ़ाई हुई है एक्सॉन की लाइन के ऊपर। ठीक है, मैं सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूँ ताकि जो कॉमन वर्ड हो, जैसे आम बंदा हो, उसको भी समझ आ सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वरना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो वो तो जस्ट सही तरह बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाते। मैं आपको बेसिक उर्दू में समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके, एक्सॉन समझ आ गया, माइलिन शीट इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ब्रांचेस है एंड पे, एक्सॉन के एंड पे जो ब्रांचेस है इसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, ये है इसके पूरे लेबलिंग और इसके पार्ट्स। अब एक एक पार्ट्स को ज़रा समझते हैं। ये जो डेंड्राइट्स है न्यूरॉन के, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है
कि ये किसी दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है। यानी किसी न्यूरॉन से सिग्नल आएगा और वो इस डेंड्राइट की तरफ आएगा, डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेंगे दूसरे न्यूरॉन से, और फिर वो सिग्नल जाएगा सेल बॉडी में। सेल बॉडी उस सिग्नल की क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जो सिग्नल है वो सेल बॉडी से ट्रेवल करेगा एक्सॉन के ज़रिए, ठीक है। एक्सॉन के थ्रू जो है सिग्नल ट्रेवल करेगा, कहाँ तक, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल जो है, एक्सॉन टर्मिनल का क्या काम है कि यहाँ से वो सिग्नल रिलीज होगा। जब एक्सॉन टर्मिनल से कोई सिग्नल रिलीज होगा तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में एंटर करेगा, ठीक है। जैसे ये एक न्यूरॉन है ना, मैंने ड्रॉ किया है, इसी तरह इस न्यूरॉन के बाद सेकंड न्यूरॉन होगा, मतलब सेकंड न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला हिस्सा होगा, ठीक है। फिर सेकंड न्यूरॉन के एंड पे वहाँ पे जो है कोई टारगेट ऑर्गन होगा या फिर थर्ड न्यूरॉन भी प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, काफ़ी सारी न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ साइनेप्स कर रहे हैं या फिर लिंक है, ठीक है। यानी एक न्यूरॉन से सिग्नल जब निकलता है तो वो दूसरी न्यूरॉन की तरफ एंटर करता है डेंड्राइट्स में, ठीक है। यानी सिग्नल लीव करेगा एक्सॉन टर्मिनल से और एंटर करेगा डेंड्राइट्स के जरिए, ठीक है, और ट्रेवल करेगा एक्सॉन के थ्रू। यानी एक्सॉन का काम क्या है कि ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ, ठीक है। ये जो माइलिन शीट है जो हमने एक्सॉन के ऊपर चढ़ाई हुई है, इसका क्या काम है। माइलिन शीट का काम होता है एक तो इस न्यूरॉन की प्रोटेक्शन करना, ठीक है। सेकेंड, माइलिन शीट का काम होता है कि ये सिग्नल की जो ट्रांसमिशन है एक्सॉन के थ्रू उसको स्पीड अप करता है, यानी रैपिड सिग्नल की ट्रांसमिशन हो सके एक्सॉन के थ्रू, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस है माइलिन शीट के। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का। अब यहाँ पर एक और लेबलिंग मैंने लगाई हुई है जो कि है नोड ऑफ रणवीर, ठीक है। अब ये हम कहते हैं ना कि माइलिन शीट सिग्नल की ट्रांसमिशन को तेज़ कर देता है, तो वो कैसे तेज़ करता है। बिकॉज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है काफ़ी सारी माइलिन शीट्स आपको नज़र आ रहे होंगे ना, ये रेड बॉक्सेस जो है, ठीक है। सो माइलिन शीट सिग्नल की ट्रांसमिशन को एक्सॉन के थ्रू तेज़ इस तरह करता है क्योंकि इन माइलिन शीट्स की वजह से बीच में गैप्स प्रोड्यूस हो गए। देखो ये इस माइलिन शीट और इस माइलिन शीट के बीच में गैप है, इसी तरह इन दोनों के बीच में भी गैप नज़र आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी गैप है। तो ये जो माइलिन शीट्स के बीच में जो गैप है इसको हम लोग नोड ऑफ रणवीर कहते हैं, ठीक है। तो जब सिग्नल आता है ना इस एक्सॉन के थ्रू तो वो सिग्नल इन गैप्स के थ्रू जंप करता है, ठीक है। यानी इस नोड ऑफ रणवीर से जंप करेगा सेकंड नोड ऑफ रणवीर पे, सेकंड से थर्ड नोड पे जंप किया, फिर सिग्नल ने जो है उसके बाद फोर्थ नोड ऑफ रणवीर पे जंप किया, फिर फिफ्थ पे, फिर सिक्स पे, फिर सेवन पे। यानी कि एक नोड ऑफ रणवीर से दूसरे नोड ऑफ रणवीर पे सिग्नल जो है वो जंपिंग मैनर में आगे मूव करेगा। नोड ऑफ रणवीर क्या है, वो गैप्स है, दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप है ये नोड ऑफ रणवीर है। तो सिग्नल जो है वो जंपिंग मैनर में ट्रांसमिट होता है, ठीक है, एक नोड ऑफ रणवीर से दूसरे नोड ऑफ रणवीर में, ठीक है। तो जंपिंग मैनर में जब सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, जैसे इस पे माइलिन शीट है ना, तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में सिग्नल की जो ट्रांसमिशन है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जबकि जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, नॉन माइलिनेटेड से मुराद वो न्यूरॉन कि जिस पे माइलिन शीट ना हो प्रेजेंट, उसको हम लोग नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो उसमें जो है नोड ऑफ रणवीर नहीं होते, तो वहाँ पे जो है सिग्नल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करता है इस एक्सॉन के थ्रू, तो वो स्लो मूव करता है, ठीक है। तो माइलिन शीट इस वजह से सिग्नल की ट्रांसमिशन को फास्ट करता है बिकॉज ऑफ द नोड ऑफ रणवीर, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो जंपिंग मैनर में आगे मूव करता है। और जब सिग्नल जो है वो नोड ऑफ रणवीर की वजह से जंपिंग मैनर में मूव करे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लेकिन मैं फिर भी रिपीट करवा रहा हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, जंपिंग मैनर में जब सिग्नल जो है वो एक नोड ऑफ रणवीर से दूसरे में ट्रांसमिट हो, तो इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। तो इस तरह माइलिन शीट जो है वो न्यूरॉन की या सिग्नल की जो है ट्रांसमिशन को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिविजन्स की, ठीक है। नर्वस सिस्टम की समझ आ गई हमें, और इसके अलावा हमें ये भी पता चल गया कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, हर पार्ट का क्या क्या काम है वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और सॉल्टेटरी कंडक्शन का भी पता चला, नोड ऑफ रणवीर का भी पता चल गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग डिवीजन की बात करें, जो कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन्स है, ठीक है। पहला है CNS, दूसरा है PNS। CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और PNS स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब CNS के अंदर फिर दो सब डिविजन्स है, वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। CNS में क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है।
जबकि पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है कि एफरेंट सेंसरी डिवीजन और दूसरा ब्रांच इफेरेंट मोटर डिवीजन, ठीक है। पीएनएस में एफरेंट सेंसरी डिवीजन और मोटर इफेरेंट डिवीजन आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इस इफेरेंट मोटर डिवीजन के अंदर फिर आपके पास आता है ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इफेरेंट डिवीजन में क्या आता है, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स है ऑटोनॉमिक के, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे ऑटोनॉमिक की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, लेकिन इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 मिनट। ऑटोनॉमिक, ठीक है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास 3 सब डिवीजन है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक और सोमैटिक दोनों किस में आते हैं, ये दोनों डिवीजन आते हैं किस में, इफेरेंट मोटर डिवीजन के अंडर, ठीक है। जबकि जो एफरेंट सेंसरी डिवीजन है वो सिर्फ सिंगल ही डिवीजन है, ठीक है, उसके अंदर सब डिवीजन्स नहीं है, जबकि मोटर इफरेंट में है सब डिवीजन्स। तो ये डिवीजन्स आपको ऑलरेडी पता है, आपने फिजियोलॉजी में इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग थोड़ा सा सीएनएस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है, मतलब हमारा मेन फोकस होगा ऑटोनॉमिक चैप्टर पे, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको सीएनएस का जनरल शॉर्ट रिव्यू देना चाहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें रिवाइज हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आपको रिवाइज होगी तो आपको आगे चलकर आसानी होगी, ठीक है। सो हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, वरना हमारा मेन फोकस ऑटोनॉमिक चैप्टर पे, उसको हम डिटेल में करेंगे। तो बात करते हैं सीएनएस के बारे में। तो सीएनएस क्या है, सीएनएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सीएनएस हमारे पास बॉडी का कंट्रोल यूनिट है। इसको हम लोग कंट्रोल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शंस है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितनी भी रिस्पॉन्सेस है, सबको कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग सीएनएस को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि जो भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, यानी बॉडी के आउटसाइड जो एक्सटर्नल हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है और हमारा बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, दोनों से जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो सिग्नल जाते हैं सीएनएस की तरफ। सीएनएस जो है वो इन सिग्नल्स की प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेस मतलब सिग्नल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करेगा ना सीएनएस, और इसी प्रोसेसिंग के मुताबिक डिफरेंट रिस्पॉन्सेस सीएनएस प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सीएनएस की पार्ट्स की। तो इसमें आपको पता ही है पहले से कि ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। सो ब्रेन में आपके पास जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम ब्रेन का जो है लार्जेस्ट पार्ट है, और सेरेब्रम के फंक्शंस होते हैं कि ये आपकी जो स्पीच है, आपकी जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, मेमोरीज है, मतलब जितनी भी मतलब मेजर फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अगर हम इस ब्रेन वाली डायग्राम को जूम करके देखें ना, सो यहाँ पे मैंने ब्रेन को क्या किया, जूम करके अब मैं देख रहा हूँ इसको, ठीक है। सो क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर्स नज़र आ रही है 3, ये देखो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ये 3 लेयर्स है प्रोटेक्टिव, ठीक है। इन तीनों प्रोटेक्टिव लेयर्स का काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और इन तीनों प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम लोग कहते हैं क्या, मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस इसको हम कहते हैं। इस 3 प्रोटेक्टिव लेयर या फिर मेनिंजेस के अंदर जो लेयर्स है उनके नाम क्या क्या है, ड्यूरामीटर है, पिया मीटर है, आर्कनॉइड मीटर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 लेयर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मेनिंजेस की जो लेयर्स है, प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है, ठीक है। पहली लेयर जो है जो ब्रेन के क्लोज है, मतलब इनर मोस्ट जो लेयर है वो है पिया मीटर, ठीक है। पिया मीटर और ड्यूरामीटर के बीच में इंटरमीडिएट जो लेयर है ब्लू वाली, ये क्या है, ये आपके पास है आर्कनॉइड मैटर, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है ड्यूरामीटर, जो कि एक टफ लेयर होती है, ठीक है। तो लेयर्स का आपको नाम का पता चल गया, 3 लेयर्स है, ड्यूरामीटर, पिया मीटर, आर्कनॉइड मीटर, ठीक है। अब ये जो पिया मीटर है और ये जो आर्कनॉइड मीटर है, पिया और आर्कनॉइड के बीच में यहाँ पे देखो मैंने लेबल किया हुआ है, ये जो आपको जिगजैग सी लाइन नज़र आ रही है ग्रीन वाली बीच में, ये क्या है, ये है CSF, ठीक है। यानी कि आर्कनॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका काम होता है ब्रेन को किसी भी शॉक या इंजरी से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। मतलब अगर आपकी ब्रेन को कोई झटका लग जाता है या कोई चोट पहुंचती है,
तो उस झटके या उस चोट को ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, उस झटके को या उस शॉक को, ठीक है। तो इस तरह से सीएसएफ जो है वो उस शॉक को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है और वो शॉक जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता, यानी ब्रेन को जो है डैमेज से बचाता है सीएसएफ बाय एब्जॉर्बिंग द शॉक, ठीक है। सो सीएसएफ भी क्या है, प्रोटेक्टिव फ्लूइड है आपके पास, और ये ब्रेन की जो दोनों लेयर्स है इनको भी आपस में टकराने से बचाता है, ठीक है। सो ये थी आपके पास मेनिंजेस लेयर। अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, इसको हम कहते हैं सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये आपके बॉडी की बैलेंस को, बॉडी के पोस्चर को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यानी आपकी बॉडी की बैलेंस और पोस्चर को सही रखने का काम करता है सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेन के नीचे आपको ब्रेन स्टेम नज़र आ रहा है, ठीक है। ब्रेन स्टेम का काम होता है ब्रेन को कनेक्ट करना स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। और ब्रेन स्टेम के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसा कि ब्रेन स्टेम में आपको मिड ब्रेन नज़र आएगा, ब्रेन स्टेम में आपको पॉन्स नज़र आएंगे, और ब्रेन स्टेम में आपको मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा भी नज़र आएगा, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन, ठीक है। तो उसको हम अब आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। ब्रेन स्टेम के मैंने आपको पार्ट्स बता दिए, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। अब मिड ब्रेन का काम क्या है कि वो आई मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। पॉन्स का काम क्या है कि पॉन्स जो है वो आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और जो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा है वो आपके बॉडी की जो वाइटल फंक्शंस है, वाइटल फंक्शन जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, सांस लेना, हार्ट बीट या हार्ट रेट हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ठीक है। तो वाइटल फंक्शंस को मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, पॉन जो है वो स्लीप वेक साइकिल को, और मिड ब्रेन जो है वो आपके आईज की मूवमेंट को और रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ब्रेन के लोब्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ शॉर्ट जनरल ओवरव्यू देखते हैं लोब्स का कि कौन कौन से लोब्स है और क्या क्या फंक्शंस है। तो ये है ब्रेन का डायग्राम, ठीक है। ये इसका नीचे ब्रेन स्टेम है, ठीक है। तो ब्रेन में आपको टोटल 4 लोब्स नज़र आ रहे होंगे, 4 लोब्स है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है। पहले बात करते हैं फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स जो होता है वो बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी जो भी हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जो भी हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट होती है बॉडी की, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, उस वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट को मोटर कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। और मोटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है कहाँ पे, फ्रंटल लोब में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रंटल लोब है वो हमारी बॉडी की वॉलेंट्री मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोटर कॉर्टेक्स है। दूसरा हमारे पास पेराइटल लोब है। पेराइटल लोब का काम क्या है कि इसमें सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, नाम से ये पता चल रहा है। यानी कि सोमैटिक का मतलब जो स्किन, और सेंसरी मतलब जो स्किन जो है वो जो स्किन की जो सेंसेशंस होती है हमारी, ठीक है। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का काम होता है कि जितनी भी हमारी बॉडी या स्किन की जो सेंसेशंस है उनकी प्रोसेसिंग करना, जैसा कि टच है, पेन है, टेम्परेचर है, इसके अलावा विजन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो भी बॉडी के सेंसेस है, ठीक है। स्मेल हो गया, स्मेल सेंसेशन, टच सेंसेशन, पेन सेंसेशन, टेम्परेचर सेंसेशन, तो ये सारे जो बॉडी सेंसेस है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट है कहाँ पे, पेराइटल लोब में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब का काम क्या है कि इसमें विजुअल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। विजुअल कॉर्टेक्स का काम क्या है कि ये हमारी विजन, मतलब आंखों से हमें जो चीज़ें दिखाई देती है, हमारी जो नज़र है, जो विजन है, उसको कंट्रोल करता है विजुअल कॉर्टेक्स, और ये प्रेजेंट है ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है। उसके बाद साइड पे प्रेजेंट है टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स का काम क्या है, हियरिंग को कंट्रोल करना, यानी जो जो हमें साउंड सुनाई देती है उसकी प्रोसेसिंग कौन करता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स करता है, और ये प्रेजेंट है साइड लोब में, जिसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं, ठीक है। तो फ्रंटल लोब जो होता है वो फ्रंट साइड पे है ब्रेन के, ऑक्सीपिटल लोब जो है वो ब्रेन के बैक साइड पे है, ठीक है। और जो पेराइटल लोब है वो फ्रंटल और ऑक्सीपिटल के बीच में है, और जो टेम्पोरल लोब होता है वो ब्रेन के साइड पे होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास सिर्फ शॉर्ट जनरल ओवरव्यू था लोब्स का, ताकि आपको थोड़ा बहुत पता आइडिया हो सके कि क्या चीज़ कहाँ पे है और क्या फंक्शन है हर पार्ट्स का, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ब्रेन के पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। ब्रेन में आपको पता है 3 मेजर पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। मिड ब्रेन ये वाला है,
जो मैंने लेबल किया हुआ है। हाइंड ब्रेन के अंदर आता है पोन्स, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम, ठीक है। अब पहले बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन में जो सेरेब्रम है वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। थैलेमस जो है वो ये वाला जो पार्ट है इसको थैलेमस कहते हैं, ठीक है। थैलेमस के साथ अटैच है हाइपोथैलेमस जो ये वाला है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि थैलेमस का क्या काम है, हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे थैलेमस एज अ रिले स्टेशन काम करता है, बिकॉज थैलेमस जो है वो सेंसरी सिग्नल्स को सेंड करता है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की तरफ, ठीक है। सेंसरी सिग्नल जैसा कि टच सिग्नल हो गया, पेन सिग्नल हो गया, टेम्परेचर सिग्नल हो गया, जितनी भी सेंसरी सिग्नल्स है वो थैलेमस उनको सेंड करता है कहाँ पे, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की तरफ, ठीक है। और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो फिर उन सेंसरी सिग्नल्स की प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। इसके अलावा थैलेमस जो है ये अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है, यानी बंदे को जो है कॉन्शियस रखता है और अलर्ट रखता है, ठीक है। और जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस थैलेमस के साथ ही अटैच पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है कि ये बॉडी का इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करता है, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है वो थर्स्ट को यानी प्यास को कंट्रोल करता है, हंगर भूख को, टेम्परेचर को, स्लीप को, इमोशंस को, ठीक है। तो ये भी हाइपोथैलेमस के फंक्शंस हैं, ठीक है। पहला फंक्शन होम्योस्टेसिस, दूसरा फंक्शन हंगर, थर्स्ट, स्लीप, टेम्परेचर, इमोशंस, इनको रेगुलेट करता है। इसके अलावा तीसरा फंक्शन हाइपोथैलेमस का ये है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, यानी कि हाइपोथैलेमस के कहने पे ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। इसको हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, बिकॉज ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है हाइपोथैलेमस के कहने पे कि जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो हार्मोन्स आगे जाके बाकी ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि बाकी ग्लैंड्स से भी हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। देखो मेरे कहने का मतलब ये है ना, हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं डिफरेंट, वो जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो आगे जाके बाकी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं और बाकी ग्लैंड से भी हार्मोन्स को रिलीज कराते हैं। इस वजह से हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास जनरल ओवरव्यू ब्रेन का। आपको मैंने ब्रेन के पार्ट्स बता दिए, ब्रेन के लोब्स बता दिए, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस बता दिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत रिवाइज हो सके, ठीक है। हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि हमारा चैप्टर ऑटोनॉमिक का है, सीएनएस का नहीं है, ठीक है। ये तो जस्ट मैं आपको रिवीजन करवा रहा था कि आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें दोबारा रिपीट हो जाए, रिवाइज हो जाए। अब हम लोग सीएनएस में नेक्स्ट थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड को टच करेंगे और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को जब हम लोग समझ लेना तो स्पाइनल कॉर्ड के बाद हम लोग अपना ऑटोनॉमिक चैप्टर जो है वो डिटेल में शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहले वाले जो चैप्टर है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये समझोगे तो आगे आपको ऑटोनॉमी की सही समझ आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अच्छा, अब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। ये ब्रेन है, ये ब्रेन स्टेम है और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मेरा बोर्ड जो है वो स्मॉल साइज़ का है, जिसकी वजह से आधा स्पाइनल कॉर्ड मैंने यहाँ पे ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिग्नल को सेंड करता है और रिसीव करता है, यानी कि सिग्नल की ट्रांसमिशन करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बॉडी की डिफरेंट पार्ट से सिग्नल आएगा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और उस सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन की तरफ सेंड करेगा, ठीक है। और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सिग्नल को ब्रेन से उठा के आगे बॉडी पार्ट्स की तरफ भी भेजता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सिग्नल रिसीव करने का और भेजने का काम करता है। अगर रिसीव करेगा तो बॉडी पार्ट से रिसीव करेगा और ब्रेन को भिजवाएगा सिग्नल, और अगर ब्रेन से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा तो वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड भेजेगा बॉडी पार्ट्स की तरफ, ठीक है, डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करने के लिए। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्राई कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्राई, और स्पाइनल नर्व्स टोटल कितने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्टिब्राई के बारे में। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैंने ये ग्रीन ग्रीन बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं। ये जो ग्रीन बॉक्सेस है, एक बॉक्स जो है वो सिंगल वर्टिब्राई को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा रीजन है, सर्वाइकल रीजन है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्वाइकल रीजन है। उसके बाद जहाँ पे सर्वाइकल रीजन फिनिश हुआ है,
यहाँ से थोरैसिक रीजन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक थोरैसिक रीजन है, ठीक है। सर्वाइकल रीजन के बाद थोरैसिक रीजन, थोरैसिक रीजन के बाद लंबर रीजन स्टार्ट हुआ है, लंबर रीजन खत्म होने के बाद सैक्रल रीजन और फिर कॉक्सिजियल रीजन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ रीजन्स है स्पाइनल कॉर्ड के। अब इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल रीजन के बारे में। सर्वाइकल रीजन में आपके पास टोटल 7 वर्टिब्राई होते हैं। कैसे? ये देखो, एक बॉक्स जो है ये सिंगल वर्टिब्राई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वर्टिब्राई आपके पास बेसिकली क्या होता है? सिंगल सेंट्रल बोन होता है, ठीक है। वर्टिब्राई कभी भी आपके पास पेयर में नहीं हो सकता, वर्टिब्राई हमेशा सिंगल सेंट्रल बोन होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास एक सिंगल वर्टिब्राई है, ठीक है। चूंकि ये सर्वाइकल रीजन में है ना, तो इस पहले वाले वर्टिब्राई को हम लोग C1 बोलेंगे, ठीक है। दूसरे वाले को हम लोग C2 बोलेंगे, तीसरे वाले को हम लोग C3, C4, C5, C6, C7। तो C1 से लेकर C7 तक हमारे पास टोटल कितने वर्टिब्राई है सर्वाइकल रीजन में? 7 वर्टिब्राई, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास थोरैसिक रीजन बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने वर्टिब्राई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वर्टिब्राई हमारे पास थोरैसिक रीजन में है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लंबर रीजन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 5 वर्टिब्राई है, सैक्रल रीजन में भी हमारे पास 5 वर्टिब्राई है और कॉक्सिजियल रीजन में हमारे पास 4 फ्यूज वर्टिब्राई होते हैं, ठीक है। तो इन सब को जमा करके यानी कि 7 जमा 12 जमा 15 7 जमा 12 जमा 5 जमा 5 जमा 4, तो इन सब को टोटल प्लस करके आप देखोगे तो आपके पास कितने बनेंगे? आपके पास टोटल बनेगा ये 33 वर्टिब्राई, ठीक है। तो टोटल वर्टिब्राई कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है। सो अब वर्टिब्राई का पता चला। अब हम देखते हैं कि स्पाइनल नर्व हमारे पास टोटल 31 पेयर्स होते हैं, तो वो कैसे 31 होते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली बात आप ये समझो कि जो स्पाइनल नर्व होता है ये स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड पे भी होते हैं और लेफ्ट साइड पे भी होते हैं, ठीक है। स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, मतलब एक नर्व जो है वो राइट साइड पे होगा, दूसरा लेफ्ट साइड पे होगा, तो दोनों को मिला के एक पेयर बनेगा, ठीक है। सो ये आपको समझ आ गई ये बात यहाँ तक? ओके। अब हम देखते हैं कि 31 पेयर स्पाइनल कॉर्ड के 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के कैसे बनते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चूंकि सर्वाइकल रीजन है इसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्राई है C1 से C7 तक ना, तो जो पहला स्पाइनल नर्व है वो यहाँ से देखो निकला हुआ है इधर से C1 के ऊपर से, ठीक है। पहला सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो है वो C1 के ऊपर से निकलेगा यानी C1 वर्टिब्राई के ऊपर से, दूसरा जो है वो यहाँ पे इधर से निकलेगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल नर्व है वो निकलते हैं वर्टिब्राई के बीच में, ठीक है। यानी एक वर्टिब्राई दूसरा वर्टिब्राई दोनों के बीच में से एक स्पाइनल नर्व निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड से बाहर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये एक स्पाइनल नर्व था, ये दूसरा निकला, इसी तरह तीसरा, चौथा स्पाइनल नर्व, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां, ठीक है। तो टोटल हमारे पास स्पाइनल नर्व कितने हुए? 8 हुए, ठीक है। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि ये 8 पेयर्स है, 8 पेयर्स कैसे हो सकते हैं? 8 पेयर ऐसे हो सकते हैं कि सिंगल 8 नर्व हमारे पास यहाँ पे निकले हैं ना, तो ये राइट साइड पे है, तो इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास 8 स्पाइनल नर्व निकले होंगे सर्वाइकल रीजन में, ठीक है। तो राइट साइड के 8 स्पाइनल नर्व जो निकले हैं और लेफ्ट साइड के जो निकले हैं, दोनों 8 को मिला के हमारे पास जो है एक 8 पेयर बनता है स्पाइनल नर्व का, ठीक है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो सर्वाइकल रीजन में जो स्पाइनल नर्व्स है उनकी पेयर्स हमारे पास कितनी बन रही है? 8 बन रही है, ठीक है। इसी तरह फिर जहाँ पे सर्वाइकल रीजन खत्म हो गया, C7 पे खत्म हुआ, उसके बाद ये रेड वाला जो बॉक्स है ये थोरैसिक रीजन का वर्टिब्राई है जो T1 जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला रेड बॉक्स, पहला रेड वर्टिब्राई थोरैसिक रीजन का, इसको T1 बोलेंगे, इसको T2, T3, T4, T5, T6, इस तरह नीचे T12 तक, ठीक है। सो यहाँ पे एक बात याद रखो, सर्वाइकल रीजन में जो स्पाइनल नर्व था वो C1 के ऊपर से निकला था ना, पहला वाला जो स्पाइनल नर्व था, जबकि थोरैसिक रीजन के केस में जो पहला स्पाइनल नर्व होगा थोरैसिक रीजन वाला वो T1 के नीचे से स्टार्ट होगा, मतलब सर्वाइकल रीजन में C1 के ऊपर से पहला नर्व और थोरैसिक रीजन में T1 के नीचे से पहला नर्व स्टार्ट होगा थोरैसिक रीजन का, ठीक है, स्पाइनल नर्व जिसे कहते हैं, ओके। तो पहला हमारे पास स्पाइनल नर्व ये हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके नीचे जो है वो सेकंड जो नर्व है वो निकलेगा यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक साइड पे 12 स्पाइनल नर्व हो गए हमारे पास और इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी 12 ही होंगे, तो 12 12, तो हमारे पास टोटल 12 पेयर्स बनते हैं स्पाइनल नर्व्स के, ठीक है, थोरैसिक रीजन में।
तो इसी तरह आपको समझ आ गई कि कैसे पेयर्स को गिनना है, ठीक है। तो सर्वाइकल रीजन में 8 पेयर्स हो गए, थोरेसिक में 12 पेयर, और इसी तरह हमारे पास जो लुम्बर रीजन है उसमें 5 पेयर्स होंगे स्पाइनल नर्व्स के। सैक्रल रीजन में भी 5 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होंगे, और कॉक्सिजियल रीजन में हमारे पास 1 पेयर होगा स्पाइनल नर्व का, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको अब काउंट करें इन सारे पेयर्स को, जैसे यहाँ पे 8 है, 12 है, 5 है, 5 है, 1 है, तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स 8, 12, 5, 5, 1 सबको जमा किया, तो ये कैलकुलेट करोगे आप तो आपके पास इसका आंसर आएगा 31, ठीक है। तो 31 पेयर्स होते हैं हमारे पास किसके, स्पाइनल नर्व्स के। क्लियर हो गया। तो हमें पता चला कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्राए है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्राए वो कितने थे, वो 33 थे। तो 33 टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्राए थे, और स्पाइनल नर्व भी हमने गिन लिए, वो हमारे पास कितने थे, 31 पेयर्स थे, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक काउंटिंग वर्टिब्राई की और स्पाइनल नर्व की, और हमने इसकी इंट्रोडक्शन भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली, ठीक है। अच्छा, अब अक्सर बुक्स में एक वर्ड लिखा होता है कॉर्डा इक्विना, ठीक है। अब ये कॉर्डा इक्विना क्या होता है और इसका स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है, इसको ज़रा समझते हैं। सबसे पहले समझो कि कॉर्डा इक्विना लफ्ज़ का मतलब क्या है। कॉर्डा का मतलब होता है टेल, इक्विना का मतलब है हॉर्स, ठीक है। यानी कि इस पूरे वर्ड को मिला के बनता है कि हॉर्स टेल, यानी घोड़े की जो दुम होती है, टेल होती है, ठीक है, उसकी घोड़े की जो दुम की जो शक्ल होती है उसको हम कॉर्डा इक्विना कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है C1 वर्टिब्राई से स्टार्ट होता है, L2 वर्टिब्राई तक ख़त्म हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर इस L2 वर्टिब्राई से स्टार्ट होता है क्या, बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं, जहाँ पे ये देखो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो C1 से स्टार्ट हुआ, L2 पे ख़त्म हुआ ना, जहाँ पे L2 पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे देखो ये स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया है, एंडिंग पे यहाँ पे एक कोन शक्ल बना दी है एंडिंग पे। इस कोन शेप को हम लोग कहते हैं कोनस मेडुलारिस, ठीक है। अब जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हुआ, कोनस मेडुलारिस शेप बन गया, वो कौन सा था, वो L2 वर्टिब्राई वाला लोकेशन था, ठीक है। अब इस L2 से लेकर कॉक्सीजियल वर्टिब्राई 1 तक हमारे पास जो रीजन है ये हमारे पास कॉर्डा इक्विना रीजन है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे L2 से स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो गया ना, तो यहाँ से जो है बंडल्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं, ठीक है। देखो ये एक स्पाइनल नर्व तो नहीं है ना, ये तो बंडल मतलब स्पाइनल नर्व्स यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, इस रीजन से। तो ये जो बंडल या ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं, इनकी शक्ल या शेप को आप देखो कैसे नजर आ रहे हैं, ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे मतलब टेल हो, दुम हो हॉर्स की, घोड़ी की, ठीक है। तो यहाँ से जो बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल जाते हैं, इन बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व्स या ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व्स को हम लोग कहते हैं क्या, कॉर्डा इक्विना, ठीक है। और ये जो बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं यहाँ से, ये स्टार्ट होते हैं L2 से और फिनिश होते हैं कहाँ पे, कॉक्सीजियल वर्टिब्राई 1 पे। ये स्पाइनल नर्व की जो बंडल है ये फिनिश हो जाती है, ठीक है। सो ये जो बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं ये सप्लाई करते हैं किसको, लोअर बॉडी पार्ट्स को। यानी कि ये स्पाइनल नर्व जो है ये सिग्नल या इन्फॉर्मेशन को लोअर बॉडी पार्ट्स तक कैरी करेंगे और वहाँ से सिग्नल को या इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके वापस भी लेके आएंगे, ठीक है। तो ये बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को कैरी भी करते हैं टुवर्ड्स द लोअर बॉडी पार्ट्स, और लोअर बॉडी पार्ट्स इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी करते हैं, ठीक है। अब लोअर बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, लोअर बॉडी पार्ट्स से मतलब हमारे बॉडी के जो लोअर पार्ट्स है, जैसे हमारे लेग्स हो गए, हमारी फीट हो गई, हमारा ब्लैडर हो गया, रेक्टम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लोअर बॉडी पार्ट्स है, ठीक हो गया। तो आपको पता चला कि कॉर्डा इक्विना का मतलब होता है कि हॉर्स टेल की तरह शक्ल में जब आपके पास बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाता है L2 पे, वहाँ से जो है बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल जाते हैं, ठीक है, जो कि फिनिश होते हैं कॉक्सीजियल 1 वर्टिब्राई पे, ठीक है। तो इन बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व फाइबर्स को हम लोग कहते हैं क्या, कॉर्डा इक्विना। क्लियर हो गया। तो ये समझाना ज़रूरी था क्योंकि अक्सर बच्चों को नहीं समझ आती। और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कोन की शक्ल में फिनिश हुआ था, तो इस कोन वाले शेप को हम कह रहे हैं कोनस मेडुलारिस, ठीक है। अच्छा, अब हम स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉस सेक्शनल डायग्राम या क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, अगर मैं इस स्पाइनल कॉर्ड को कट करके फ्लिप करके इसको देखूं तो मुझे इसकी क्रॉस सेक्शनल व्यू नज़र आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ठीक है। अगर मैं अपने हाथ को फ्लिप करता हूं इस तरह से, ये मैंने अपने हाथ को फ्लिप किया, अब मुझे अपने हाथ का जो व्यू नज़र आ रहा है इसको मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू कहता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को कट करें और फिर जो है स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग इस तरह फ्लिप करके देखें तो हमें स्पाइनल कॉर्ड का जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है।
अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन से रीजन का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना है। वो थोरेसिक रीजन का भी आप देख सकते हो, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन, कॉक्सिजल रीजन, जिसका भी आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना चाहो वो आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉस सेक्शनल व्यू को थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेबलिंग को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये बटरफ्लाई शेप आपको नजर आ रहा है ना, बटरफ्लाई की तरह, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। ये जो बटरफ्लाई शेप है, ठीक हो गया। और बटरफ्लाई शेप के आउटसाइड जो पार्ट है इसको हम कहते हैं वाइट मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर बटरफ्लाई शेप के बाहर वाइट मैटर का जो पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बीच में सेंट्रल केनाल है, ये जो डॉट सा नज़र आ रहा है, सेंट्रल केनाल में होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को जो है डैमेज से और शॉक से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ग्रे मैटर के 3 हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। ये ग्रे मैटर है ना बटरफ्लाई शेप का, इसके 3 हॉर्न्स है। कौन कौन से? डोर्सल हॉर्न, लेटरल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। डोर्सल का मतलब होता है कि बैक साइड का जो हॉर्न है, ठीक है। लेटरल हॉर्न जो बीच में होता है, और वेंट्रल हॉर्न जो फ्रंट साइड पे हॉर्न है, ठीक है। ये तीनों हॉर्न किस चीज़ के हैं? ये ग्रे मैटर के हैं, ठीक है। तो हमें पता चला कि ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर कौन सा पार्ट है, और हॉर्न्स कौन कौन से पार्ट्स है, ठीक है। और अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो क्रॉस सेक्शन व्यू है ना, इस क्रॉस सेक्शन व्यू से मतलब स्पाइनल कॉर्ड से आउटसाइड कुछ रूट्स निकले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर भी एक रूट निकला हुआ है और नीचे भी एक रूट जो है स्पाइनल कॉर्ड से आउटसाइड निकला हुआ है, ठीक है। अब जो ऊपर वाला रूट है वो बैक साइड पे होता है। यहाँ पे हमने बोला कि डॉर्सल हॉर्न है तो वो बैक साइड पे है ना, डॉर्सल का मतलब होता है पीछे साइड पे, स्पाइनल कॉर्ड के बैक साइड पे। तो यहाँ पे जो रूट है वो भी स्पाइनल कॉर्ड के बैक साइड पे होगा, तो हम इसको डॉर्सल रूट बोलेंगे, ठीक है। और नीचे जो रूट है वो हमारे पास फ्रंट साइड पे है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? वेंट्रल रूट, ठीक है। और डॉर्सल रूट में यहाँ पे गेंगलियन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो अब हम आगे समझेंगे कि गेंगलियन क्या होता है, ठीक है। सो जहाँ पर डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट आगे कंबाइन हो जाते हैं इस जगह पे, जब डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट कंबाइन हो जाए जिस जगह पे, उस जगह को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? स्पाइनल नर्व है हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक लेबलिंग थी, कुछ पार्ट्स मैंने समझाना चाहा क्रॉस सेक्शनल व्यू के स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा न्यूरॉन को समझते हैं। आपको पता है हमारे पास डिफरेंट किस्म के टाइप्स की न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है? सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है कोई भी सेंसरी सिग्नल को लेके आना स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है? मोटर न्यूरॉन का काम होता है कोई भी मतलब सेंसरी सिग्नल, जब सिग्नल लेके आता है ना कोई, तो उस सिग्नल को ब्रेन क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ब्रेन उस सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड के जरिए भिजवाता है, किस में? मोटर न्यूरॉन में। और मोटर न्यूरॉन के जरिए वो सिग्नल जो है हमारे मतलब ऑर्गन्स या मसल्स में जाता है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट के थ्रू क्या होगा? यहाँ पे डॉर्सल रूट के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन एंटर करेगा, ठीक है। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है? ये है सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पर इस सेंसरी न्यूरॉन का क्या है? सेल बॉडी है, ठीक है। उसके बाद ये सेंसरी न्यूरॉन आगे आया है कहाँ पे? ग्रे मैटर में एंटर किया है इसने, ठीक है। और यहाँ पे ग्रे मैटर में एंटर करने के बाद इस सेंसरी न्यूरॉन का क्या होगा? एक्सॉन टर्मिनल भी होगा, जहाँ से ये डिफरेंट सिग्नल रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, ठीक है। सो अब आप बोलोगे कि यार हमने तो शुरू में जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें तो जो सेल बॉडी थी वो तो न्यूरॉन के स्टार्टिंग में थी, यहाँ पे तो आपने सेल बॉडी को न्यूरॉन के बीच में ड्रॉ कर लिया, ये क्या सीन है? तो ये आपको तब समझ आएगा जब आप न्यूरॉन के डिफरेंट टाइप्स को देखोगे। न्यूरॉन्स के आपके पास मल्टीपल टाइप्स है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। पहला है यूनिपोलर, दूसरा है मल्टीपोलर, तीसरा है सोडो यूनिपोलर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस किस्म का जो न्यूरॉन होता है जिसकी सेल बॉडी मिडल में होती है, इस तरह की सेंसरी न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं क्या? सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। इसकी सेल बॉडी बीच में होती है। अब हम बात करते हैं कि गेंगलियन क्या होता है। गेंगलियन वो एरिया होता है, जैसे यहाँ पे ये एरिया है ना, ये गेंगलियन है। तो गेंगलियन वो एरिया होता है कि जिस एरिया में मल्टीपल न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मिल जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सेंसरी न्यूरॉन ड्रॉ किया है ना, जबकि रियलिटी में यहाँ पे एक के बजाय हज़ारों लाखों न्यूरॉन होंगे, सेंसरी न्यूरॉन इस डॉर्सल रूट के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है न्यूरॉन हमारे पास काफ़ी सारे मौजूद होंगे इस रूट के अंदर, तो उन सब न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ भी तो होगी ना काफ़ी सारी। तो काफ़ी सारी सेल बॉडीज़ यानी कि हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ जिस एरिया में प्रेजेंट हो, उस एरिया को हम कहते हैं गेंग्लियन। ठीक हो गया? ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास कौन सा न्यूरॉन है, सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, जो आपने पिक्चर में देख लिया। अब सेंसरी न्यूरॉन है चूंकि ये, तो ये क्या करेगा, ये सेंसरी सिग्नल को लेके आएगा कहाँ पे, ग्रे मैटर में। ठीक है, ये हमारे पास ग्रे मैटर है, ये बटरफ्लाई शेप जो है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो ज़्यादा इजी समझ आएगा। देखो, मैंने किसी गर्म चीज़ को अपने हाथ से टच किया ना, अब क्या होगा कि मेरे हाथ में या मेरे स्किन में जो रिसेप्टर होंगे, टच रिसेप्टर, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब वो जो टच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, वो इस गर्म चीज़ को टच करने वाली की सिग्नल जो है इसको आगे सेंड करेंगे सेंसरी न्यूरॉन के पास। ठीक है, यानी कि जब मैंने गर्म चीज़ टच की तो मेरे जो टच रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हुए और उन्होंने सिग्नल भेजा किसको, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन की ज़रिए सिग्नल जो है, ये मतलब सेंसरी न्यूरॉन है ना, इसका जो एक्सॉन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्सॉन पार्ट है, आपको मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर समझाया था। ठीक है, तो वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो है सिग्नल ट्रेवल करेगा। ठीक है, ट्रेवल करके वो सिग्नल आएगा कहाँ पे, ग्रे मैटर में। अब यहाँ पे क्या होगा ग्रे मैटर में, यहाँ पे जाहिर सी बात है एक न्यूरॉन का यहाँ पे क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, तो दूसरी न्यूरॉन में सिग्नल कैसे जाएगा, मैंने शुरू में बताया था डेंड्राइट्स के थ्रू जाएगा ना, डेंड्राइट और सेल बॉडी के थ्रू। तो यहाँ पे दूसरा जो न्यूरॉन है उसका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका होगा सेल बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड न्यूरॉन है, मतलब सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन से आया, यहाँ पे जो है ये सेल बॉडी में एंटर करेगा किसके, सेकंड न्यूरॉन के। ठीक हो गया, और यहाँ पे सेकंड न्यूरॉन का मैंने एक्सॉन टर्मिनल भी ड्रॉ कर लिया। क्लियर हो गया? ओके, अब ये तो हमारे पास रेड वाला सेंसरी न्यूरॉन था। अब ये जो यहाँ पे सिग्नल जिस न्यूरॉन में आएगा, ये हमारे पास है कौन सा, इंटर न्यूरॉन। यहाँ पे मैं IN लिख देता हूँ। ठीक है, ये है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल लाया कहाँ पे, इंटर न्यूरॉन पे। अब इंटर न्यूरॉन से वो सिग्नल जाएगा कहाँ पे, सेल बॉडी में। किसके सेल बॉडी में, मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडी में। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है मोटर न्यूरॉन का। ठीक है, यहाँ से मैं मोटर न्यूरॉन एग्जिट करा देता हूँ, किस रूट के जरिए, वेंट्रल रूट के जरिए। ठीक हो गया, तो ये मैंने मोटर न्यूरॉन को क्या किया, बाहर एग्जिट कर दिया। ओके हो गया। अच्छा, आई होप आपको समझ आ रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, जब मैंने गर्म चीज़ को टच किया था तो रिसेप्टर स्किन में एक्टिवेट हुई थी, उन्होंने सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू भेजा कहाँ पे, ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर में ये जो सेंसरी न्यूरॉन था, इसने साइनेप्स किया किसके साथ, इंटर न्यूरॉन के साथ। तो वो सिग्नल जो है वो इससे इंटर न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हुआ। अब इंटर न्यूरॉन से वो सिग्नल जो है वो आगे ट्रांसफ़र होगा किस में, मोटर न्यूरॉन में, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन जो है वो साइनेप्स कर रहा है मोटर न्यूरॉन के साथ। तो इंटर न्यूरॉन से जो सिग्नल है वो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन में होगा, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो सिग्नल जाएगा कहाँ पे, हमारे हाथ में या हमारे स्किन में। ठीक है, और हमें वो सिग्नल से पता चल जाएगा कि मतलब हमने अपने हाथ को एकदम से पीछे खींच लिया है। ठीक है, तो ये होता है सिग्नल की ट्रांसमिशन सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन की तरफ वापस सिग्नल एग्जिट होता है, हमारे जो ऑर्गन है या जो मसल है, जैसे स्किन हो गया या हमारा हाथ का जो मसल है, वहाँ तक पहुँचता है, और हम लोग जो है एकदम से अपने हाथ को गर्म चीज़ से पीछे खींच लेते हैं। तो इस मतलब ये जो हमने हाथ एकदम से पीछे खींच लिया ना, ये किस लिए खींच लिया, बिकॉज हमें मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आया है। ठीक है, हमारे हाथ में या स्किन में या मसल में, और जब हम लोग हाथ को गर्म चीज़ से एकदम पीछे खींच लेते हैं ना, तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक समझ आ गई। अब देखो, सेंसरी न्यूरॉन जो था वो डोर्सल रूट से इंटर किया स्पाइनल कॉर्ड में, और जो मोटर न्यूरॉन था वो स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट किया वेंट्रल रूट के जरिए। ठीक है, डोर्सल रूट जो बैक साइड पे प्रेजेंट था, वेंट्रल रूट जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट था। ठीक है, तो अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं वायो में कि मतलब डोर्सल रूट के जरिए सेंसरी न्यूरॉन इंटर करेगा या मोटर, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो रूट्स को याद रखो, सेंसरी डोर्सल से जाएगा अंदर, और मोटर जो है वो एग्जिट करेगा वेंट्रल रूट के जरिए। ठीक है, ये जो मोटर न्यूरॉन होता है ये बेसिकली जाता है कहाँ पे, हमारे स्किन पे या मतलब हाथ पे या मसल्स पे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपना रिस्पॉन्स या फिर मूवमेंट शो करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब स्पाइनल नर्व क्या होता है, ये सेंसरी न्यूरॉन है ना, और यहाँ से मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, मैंने बताया था कि जहाँ से डोर्सल रूट और यहाँ से वेंट्रल रूट यहाँ पे कंबाइन हो जाए तो ये क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व बनाते हैं। ठीक है, अब ये स्पाइनल नर्व जो है, इस स्पाइनल नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन भी प्रेजेंट होता है और मोटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल नर्व में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि स्पाइनल नर्व जो है वो क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे जो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर स्पाइनल नर्व बनाते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो अब बेसिक चीज़ें तो आपको आई होप समझ आ चुकी है। अब यहाँ पे ये वाइट मैटर भी है ना, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो इंटर न्यूरॉन है, ये इंटर न्यूरॉन जो है ये इस वाइट मैटर के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, कहाँ पे, ब्रेन की तरफ, ठीक है। ओके हो गया। तो इंटर न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन के साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट में होता है और ये ब्रेन की तरफ भी सिग्नल को ट्रांसमिट करता है ताकि ब्रेन जो है उस सिग्नल की प्रोसेसिंग कर सके, ठीक है। बेसिकली ये इंटर न्यूरॉन ब्रेन में वो सिग्नल को कहाँ पे भिजवाता है, मोटर कॉर्टेक्स में, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमने गर्म चीज़ टच की है तो हमने हाथ को एकदम से पीछे खींचना है ना, तो ये हमारा मोटर मूवमेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट है। तो ये फ्रंटल लोब में मैंने बताया था कि वहाँ पे मोटर कॉर्टेक्स होता है, तो ये सिग्नल बेसिकली वहाँ पे जाता है ब्रेन में, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोसेसिंग होती है सिग्नल की और रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक हो गया। ये था हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम या फिर क्रॉस सेक्शनल व्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपको स्पाइनल नर्व की भी समझ आ चुकी है, ठीक है। और मैंने आपको न्यूरॉन के डिफरेंट टाइप्स भी बता दिए, जैसे मल्टीपोलर, सोडो यूनिपोलर। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं वो सोडो यूनिपोलर होते हैं, जिनके सेल बॉडी जो है वो बीच में होती है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि गैंग्लियन को आप डिफाइन कैसे करोगे, यानी ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज जिस लोकेशन पे प्रेजेंट हो या जिस एरिया में ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज हो, उस एरिया को हम लोग गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। ये जो स्पाइनल नर्व होता है ना, स्पाइनल नर्व, ये बेसिकली पीएनएस का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से आउटसाइड लोकेटेड है, ठीक है। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है ना, और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर लोकेटेड है क्या, स्पाइनल नर्व। तो हम कहते हैं कि स्पाइनल नर्व जो है वो सीएनएस का पार्ट नहीं है, ये जो है ये स्पाइनल नर्व ये हमारे पास पीएनएस का पार्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा ज़रूरी बात यह है कि ये जो ग्रे मैटर होता है ना, ग्रे मैटर के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे ग्रे मैटर में कौन सा न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन माइलिनेटेड होगा। ग्रे मैटर में जो भी न्यूरॉन होगा वो नॉन माइलिनेटेड या फिर हम कह सकते हैं अनमाइलिनेटेड होगा, जिस पे माइलिन शीट ना हो जिसके एक्सोन के ऊपर, ठीक है। इंटर न्यूरॉन है, नॉन माइलिनेटेड है बिकॉज ये ग्रे मैटर में प्रेजेंट है। और जो न्यूरॉन आपके पास वाइट मैटर में प्रेजेंट होगा तो वो माइलिनेटेड होगा, उस पर माइलिन शीट होगी। अच्छा, अब एक हमारे पास होता है असेंडिंग ट्रैक्ट, दूसरा होता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक्ट क्या होता है? असेंडिंग ट्रैक्ट वो ट्रैक्ट होता है कि जब आपके पास कोई भी सिग्नल बॉडी पार्ट से जाए स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से जाए ऊपर ब्रेन में, तो इस ट्रैक को हम लोग कहते हैं असेंडिंग ट्रैक, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक को हम लोग सेंसरी पाथवे या सेंसरी ट्रैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि असेंडिंग ट्रैक में आपको पता है सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमारे बॉडी पार्ट से सेंसरी सिग्नल्स को लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे और वहाँ से सिग्नल ब्रेन में जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंसरी ट्रैक्ट या फिर सेंसरी पाथवे भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है डिसेंडिंग ट्रैक, जिसमें ब्रेन से सिग्नल जाता है नीचे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाता है नीचे बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्रैक को हम लोग मोटर ट्रैक या फिर मोटर पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि मोटर सिग्नल या फिर मूवमेंट वाले सिग्नल को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाते हैं, जैसे हमारे आर्म्स हो गए, हमारे लेग्स हो गए, ताकि जो है मूवमेंट वाली रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रैक्ट ये हो गया, डिसेंडिंग ये हो गया, ये आपको समझ आ गया, ओके। अब नीचे हमारे पास यहाँ पे एक है सोमेटिक मोटर न्यूरॉन, दूसरा है ऑटोनॉमिक प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सबसे पहले प्री गैंग्लियोनिक का मतलब क्या है? ऐसा मोटर न्यूरॉन जो कि गैंग्लियन से पहले प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग प्री गैंग्लियोनिक कहते हैं। प्री मतलब बिफोर गैंग्लियन, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है सोमेटिक मोटर न्यूरॉन। सोमेटिक मोटर न्यूरॉन वो मोटर न्यूरॉन होता है जो कि आपके पास स्केलेटल मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सोमेटिक मोटर न्यूरॉन जो है ये लोकेटेड होता है कहाँ पे? ग्रे मैटर के वेंट्रल हॉर्न में लोकेटेड होता है, ठीक है। और जो आपके पास ऑटोनॉमिक प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन होता है वो लोकेटेड होता है कहाँ पे? लेटरल हॉर्न में। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक है या पैरा। अगर आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एसएनएस, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में जो प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन है वो लोकेटेड होता है कहाँ पे? T1 से लेकर L2 का जो रीजन है यहाँ तक, इस रीजन का जब आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे ना, तो T1 से L2 का क्रॉस सेक्शनल व्यू में जब आप उसका ग्रे मैटर देखोगे, तो उस ग्रे मैटर का जो लेटरल हॉर्न है उसमें प्रेजेंट है प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और इस तरह आपके पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका S1 से S2 का जो रीजन है, इसके लेटरल हॉर्न में प्रेजेंट होता है क्या? प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में T1 से L2 और पैरासिम्पैथेटिक में S1 से S2 में प्रेजेंट होता है प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑटोनॉमिक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे डिटेल में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी मसला हो, मतलब अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए, किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो फार्माकोलॉजी के रिलेटेड,
तो इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, वहां पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। और दूसरी बात है कि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन लाजमी ऑन रखो, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, ठीक है। अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को ऑन नहीं करोगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। तो आप हमारी अपकमिंग वीडियोस को मिस कर जाओगे। सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑन रखो, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑटोनॉमिक चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज।